हेलो एंड वेलकम। नमस्कार। दूर स्टडी में आप सबका स्वागत है। अब हम राजस्थान का जो करंट अफेयर है 2024 का मंथ हर महीने महीने के हिसाब से इनकी तैयारी करेंगे, इनका रिवीजन करते हैं। हर महीने के 2024 के साल में महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 12 महीने का जो भी करंट अफेयर है वो करंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, चाहे पटवारी हो, फोर्थ ग्रेड हो, चाहे और कोई भी जितने भी कंपटीशन के एग्जाम है उनके प्रोस्पेक्ट से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डिटेल से डिस्कस किए गए, वन लाइनर वन पॉइंटर जो डिस्कशन है वो इसमें नहीं है, ताकि उसके आसपास से जो भी चीज़ें आएगी वो आपको 100% समझ में आएगी, याद रहेगी लॉन्ग टाइम तक। तो शुरुआत करते हैं जनवरी 2024 का जो करंट अफेयर है पहले महीने का। तो जनवरी पहला क्वेश्चन है जनवरी 2024 में। यहाँ शुरुआत करते हैं, इसका पॉइंटर ले लेते हैं ताकि आप जनवरी पहला क्वेश्चन है जनवरी 2024 में राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये है 5 व्यक्तियों को जनवरी 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये कौन कौन है? जानकीलाल भाट, एक बेरूपिया कलाकार, लक्ष्मण तेलंग भट्ट, ये है जानकीलाल भाट जो बेरूपिया कलाकार है। लक्ष्मण भट्ट तेलंग ध्रुपद गायक है, ये लक्ष्मण तेलंग भट्ट ध्रुपद गायक है। अली मोहम्मद, गनी मोहम्मद मांड गायक, ये दोनों भाई हैं, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। और माया टंटन है सड़क सुरक्षा सप्ताह गायक, सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता, ये है माया टंटन, सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता। थोड़ा सा डिटेल से और डिस्कस करेंगे इनको। सबसे पहले जानेंगे जानकीलाल भाट के बारे में, जो बेरूपिया कलाकार हैं। ये भीलवाड़ा के 81 साल के जानकीलाल भीलवाड़ा एक जिले के रहने वाले हैं, जिन्हें बेरूपिया बाबा के नाम से भी जाना जाता है। बेरूपिया कला को जीवित जीवित रखने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये बेरूपिया रूप में है, ये जानकीलाल भाट है। बिल्कुल लग नहीं रहे कि ये जानकीलाल भाट है, क्या गजब का रोल है इनका। और पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं और पारंपरिक कहानियों के विभिन्न पात्रों का सजीव अभिनय ये करते हैं, इससे ये विलुप्त होती कला को नया जीवन मिला है। हाँ, अब धीरे धीरे देखा जाए तो धीरे धीरे ये जो भैरूपिया कला है खत्म हो रही है। पहले इसका काफी प्रचलन था राजस्थान में, लेकिन अब ये कम देखने को मिल रही है। दूसरी बात करते हैं लक्ष्मण भट्ट तेलंग की, जो ध्रुपद गायक हैं। ये लक्ष्मण भट्ट तेलंग हैं जो ध्रुपद गायक हैं। जयपुर के 93 वर्षीय ध्रुपदाचार्य पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग ध्रुपद गायकी के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध गायक हैं, और उन्होंने पचरंग नामक नई गायन शैली की रचना की है और ध्रुपद की संगीत को समृद्ध करने में अपना जीवन समर्पित किया है। इनका निधन 10 फरवरी 2024 को हुआ। इनका निधन कब हुआ? 10 फरवरी 2024 को इनका निधन हो गया था। यानी इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उसके करीब एक महीने बाद इनका निधन हो गया। 1950 से इनके जो जीवन की बात करें तो 1950 से 1992 तक वनस्थली विद्यापीठ जो टोंक में है, और 1991 से 1994 तक राजस्थान संगीत संस्थान और जयपुर में संगीत व्याख्याता रहे। इसके अलावा ये हैं 1985 से 1985 में जयपुर में रसमंजरी संगीतोपासना केंद्र और 2001 में अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद धाम ट्रस्ट के संस्थापक और निदेशक भी थे। बात करें ध्रुपद गायन की, तो इसमें जो वाद्य यंत्र है वो कौन कौन से न काम में लिए जाते हैं। तो ये पखावज है, ये तानपुरा, ये रुद्र वीणा और ये सारंगी, यानी 4 इसके मुख्य वाद्य यंत्र हैं जो काम में लिए जाते हैं ध्रुपद गायक में। नेक्स्ट है अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद मांड गायक। तो बीकानेर के तेजरासर गांव के निवासी ये दोनों भाई मांड गायकी के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, और मांड गायकी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान सम्मानजनक स्थान इन्होंने दिलाया है। जो ट्रेडिशनल जो संगीत की जो शैली है उसको संरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये जो शैली है इसको सेमी क्लासिक फोक म्यूजिक शैली भी कहते हैं, शास्त्रीय लोक संगीत शैली है ये। और
बात करें जो समुदायों की, तो मांगणियार और लंगा समुदाय के जो लोग हैं वो इस शैली का गायन करते हैं। मुख्यतः राजस्थान में मांगणियार और लंगा समुदाय के लोग इसका गायन करते हैं। वाद्य यंत्रों की बात करें तो इसमें कामायचा, ये कामायचा है, कामायचा, एकतारा, मोरचंग, मोरचंग, ढोलक, मृदंग और ये हारमोनियम, ये मुख्य वाद्य यंत्र हैं। क्या क्या है वाद्य यंत्र इसके? कामायचा, एकतारा, मोरचंग, ढोलक, मृदंग और हारमोनियम, ये इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं मांड गायकी के दौरान जो काम में लिए जाते हैं। इसके अलावा मांड गायकी की बात करें तो उस्ताद अल्लाह जिल्ला बाई पद्मश्री से सम्मानित राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका है। इसके अलावा जो गोरा देवी है राजस्थान की लोक संगीत परंपरा में अमूल्य योगदान देने वाली है। अब बात करते हैं पांचवा शख्स जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये है माया टंडन, सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यकर्ता। ये जयपुर में जयकेलोन जो हॉस्पिटल है उसके अस्पताल के अधीक्षक पद से, सुपरिटेंडेंट के पद से रिटायर्ड है और पिछले 29 सालों से सड़क सुरक्षा पर जागरूकता और प्रशिक्षण पहल में सक्रिय रूप से योगदान दे रही है। इनका जन्म 1936 में अजमेर में हुआ और ये 86 वर्ष की हैं अभी। सेवानिवृत्ति के बाद ये जयपुर जयकलोन में सुपरिटेंडेंट के पद से रिटायर होने के बाद सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की जान बचाने के लिए इन्होंने सहायता नामक संस्था की स्थापना की और इस ट्रस्ट के माध्यम से सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षक तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाने का कार्य इन्होंने किया है, जिससे इनके जो जो प्रयास है इससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बालोतरा में, जो बाड़मेर में है, बालोतरा में राष्ट्रीय राजमार्ग, बालोतरा को अलग जिला बना दिया गया है, पहले बाड़मेर में था। राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जोधपुर बाड़मेर रेलवे स्टेशन पर किस रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया? तो ये इसका नाम है, जिस रेलवे ब्रिज का किया है वो है राम सेतु। तो ओवरब्रिज की जो लागत है वो 102 करोड़ से आई है और इसकी जो लंबाई 2 किलोमीटर है और ये 2 लेन का बना है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है। और अगर बात करें तो ये जो फ्लाईओवर जो बन रहे हैं नेशनल हाईवेज पे, जो फ्लाईओवर बन रहे हैं वो किस योजना के तहत बन रहे हैं? तो ये सेतु भारतम योजना जो केंद्र सरकार की है, सेतु भारतम योजना, इसके तहत ये कार्यक्रम, ये ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और सेतु भारतम योजना का जो उद्देश्य है, जितने भी रेलवे क्रॉसिंग हैं उन पे फ्लाईओवर और ब्रिज बनाना है। यानी क्रॉसिंग पे अगर क्रॉसिंग पे जो व्हीकल्स जाम लगता है, रेलवे फाटक होती है, वो फाटक की ज़रूरत नहीं हो और फ्लाईओवर या ब्रिज हो जिससे आने जाने में आसानी हो और एक्सीडेंटल की जो सिचुएशन होती है वो बिल्कुल खत्म हो सके। और अब तक की बात करें तो 208 रेलवे पुल और 1500 नए पुलों का निर्माण इसके भारत सेतु भारतम योजना के अंतर्गत करवाया गया है। कितने? 208 रेलवे ब्रिज और 1500 नए पुलों का निर्माण भारत सेतु भारतम योजना में करवाया गया। इसके जो फायदे, जैसा कि मैंने बताया कि अपन अभी बात की कि रेलवे और सड़क यातायात के बीच बेहतर समन्वय और दुर्घटनाओं में कमी इसका मुख्य उद्देश्य और इसका फायदा ये है। अब सेतु भारतम की बात कर ली, अब राष्ट्रीय राजमार्ग को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि चीजें, कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, अब तो परियोजना की नेशनल परियोजनाएं जितनी भी है उनको एक बार डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जिसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी कहा जाता है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, चार जो इधर से बनी हुई है, पूरब से पश्चिम, पूरब से उत्तर, उत्तर से पश्चिम और पश्चिम से दक्षिण और दक्षिण से पूरब, इस तरीके से ये बनी हुई है। ये तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। जैसे कि आरपीएससी प्री का जो 2024 वाला जो था एग्जाम, इसमें पूछा गया था कि अवरोही क्रम में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की जो सड़क बनाई गई है उसको अवरोही क्रम में लिखें। तो अवरोही क्रम में
यानी घटते हुए क्रम में, यानी पहले बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये कब लिख सकते हैं? जब अपने को उनकी लंबाई पता हो कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक नहीं है। तो इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि इसकी जो शुरुआत है 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा की गई, और इसकी जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, इसकी लंबाई है 5,846 किलोमीटर है। और इसके माध्यम से 4 प्रमुख मेट्रो शहरों को जोड़ा गया है। इसमें दिल्ली दिल्ली मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता 4 मुख्य शहर हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले अपन देखेंगे ये जो शुरू होती है, ये होती है असम के यहाँ से, असम के सिलचर से शुरू होती है। तो ये परियोजना है दिल्ली से कोलकाता, सॉरी, जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है इसको पढ़ते हैं। दिल्ली से कोलकाता, जिसकी लंबाई 1,453 किलोमीटर है, और इस हाईवे का नाम है NH 2। ये दिल्ली यहाँ से है, और ये यहाँ से यूपी, यूपी से यूँ होती हुई ये यहाँ कोलकाता में एंटर कर जाती है। ठीक है, फिर कोलकाता से ये है स्टेट यूँ होती है, ज़्यादा पकड़ गया, ये चेन्नई, और चेन्नई से यूँ होती हुई यह मुंबई, और मुंबई से यूँ यूँ होती हुई राजस्थान से, और ये वापस दिल्ली। ये इस तरीके से कॉरिडोर बना हुआ है। तो इसमें जो सबसे पहले है, इस तरीके से याद रहेगी, सबसे पहले इसमें बड़ा वाला देख लेते हैं। जो सबसे बड़ा जो रूट है इसका, वो है कोलकाता से चेन्नई। तो कोलकाता से चेन्नई वाला सबसे बड़ा रूट है ना। तो इसको अपन यूं पढ़ेंगे, चेन्नई टू कोलकाता, चेन्नई टू कोलकाता, अ, अवरोही क्रम में अपन पढ़ते हैं। यानी सबसे पहले बड़ा क्रम, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद सबसे छोटा। तो सबसे 1 नंबर पे ये आ गया, सबसे 2 नंबर पे 453, 2 नंबर। ये आपका आ गया 3 नंबर, मुंबई टू दिल्ली। 4 नंबर आ गया चेन्नई टू मुंबई। तो 1 नंबर आपका है चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई टू कोलकाता, ठीक है। फिर कोलकाता टू दिल्ली। फिर तीसरा नंबर है दिल्ली टू मुंबई। फिर चौथा नंबर है मुंबई टू चेन्नई। यानी अवरोही क्रम में शुरुआत करें, कि अवरोही क्रम कहाँ से शुरू होगा, कि आप चेन्नई से स्टार्ट हो। तो चेन्नई टू कोलकाता, और कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई से चेन्नई। यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ। तो ये अवरोही क्रम में स्टार्ट होगी। तो सबसे लंबा रूट कौन सा है? चेन्नई टू कोलकाता। उसके बाद में कोलकाता से दिल्ली, फिर दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई। ये 4 बड़े रूट हैं। ठीक है, इस तरीके से तो याद रह जाएंगे। इसके बाद में 2 कॉरिडोर है, मुख्य कॉरिडोर इंडिया में, जो एक तो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम कॉरिडोर। इनकी बात करें तो इनकी जो लंबाई है दोनों की 7,300 किलोमीटर है। और इनके जो उद्देश्य हैं, जैसे जो उत्तर से जो शुरू होने वाली है वो कश्मीर से शुरू होती है और कन्याकुमारी तक चलती है। और पूर्व से पश्चिम तक जो शुरू होने वाली है वो असम के सिलचर से शुरू होकर गुजरात के पोरबंदर तक आती है। तो पहले पढ़ते हैं उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। तो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर ये यहाँ से कन्याकुमारी से शुरू होती है, कन्याकुमारी से ये शुरू होके, और ये आपके पंजाब, पंजाब से ये आपके हरियाणा, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, फिर यूपी के बाद में ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में ये आपके तेलंगाना, तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में ये कर्नाटक, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, और ये आपके यहाँ पर कन्याकुमारी। तो ये आपका रूट है। तो कितने स्टेट से ये गुजरती है? 10 राज्य से।
10 राज्य से तो शुरुआत कहाँ से होती है? कश्मीर, कश्मीर से आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये आपकी शुरू, ये खत्म हो गई। ये टोटल है जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर कितना है? 4000 किलोमीटर का। और इसका जो हाईवे का नाम है NH 44, और जो पुराना नाम था इसका NH 47 था। राजस्थान की बात करें इसकी, तो राजस्थान की ये इसमें केवल भरतपुर के पास से गुजरती है, भरतपुर से गुजरती है। राजस्थान का हिस्सा राजस्थान से नहीं गुजरती, भरतपुर के पास से गुजरती, लेकिन नहीं, राजस्थान में ये एंटर नहीं करती है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर है, ये राजस्थान से एंटर होती है। ये असम का जो सिलचर है, यहाँ है असम का सिलचर, तो यहाँ से ये शुरू होती है असम। असम से ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से बिहार, बिहार से यूपी, और यूपी से यूं होके और ये मध्य प्रदेश, ये यहाँ क्रॉस करती है इसको। उत्तर दक्षिण, जो उत्तर से दक्षिण वाला जो कॉरिडोर है, इसको यूपी में, एमपी में, सॉरी, इसको एमपी में क्रॉस करती है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो उत्तर पश्चिमी कॉरिडोर है, ये आपस में कहाँ क्रॉस करती है? ये तो क्रॉस कहाँ करती है? यूपी में, सॉरी एमपी में। एमपी में क्रॉस करती हुई ये झालावाड़ से एंटर करती है, सॉरी 12, यहाँ 12 है। तो ये 12 में जो ये थाना कस्बा है, यहाँ से एंटर करके कोटा, कोटा के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में ये चित्तौड़ आ गया, चित्तौड़ से उदयपुर, उदयपुर से ये सिरोही, और सिरोही के ये मावल गांव से एग्जिट होती है। और ये फिर गुजरात, गुजरात से ये गुजरात, गुजरात से ये कहाँ चली? गुजरात से यूं आके ये इधर पोरबंदर तक आती है। तो ये हो गया। तो पूरा पश्चिम कॉरिडोर का जो है ये NH 27 है, इसकी लंबाई है करीब 3300 किलोमीटर है। ठीक है। और इसके स्टेट की बात करें तो ये असम, असम के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में बिहार, बिहार से झारखंड। ओहो, झारखंड गड़बड़ हो गया, तो ये इधर से यूं निकलती है, झारखंड नीचे रह गया। ठीक है, ये झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, कितने 8 स्टेट से ये गुजरती है। इसके बाद में एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो है भारतमाला परियोजना। इसकी शुरुआत 2017 में मोदी सरकार द्वारा हुई। इसकी कुल लंबाई 34,800 किलोमीटर है। और ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स है, यानी जो बंदरगाह और आर्थिक गलियारा हैं, उनके नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए किया गया है। और 44 जो आर्थिक कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोरों का निर्माण किया गया है। हाईवे क्षमता को बढ़ाना और यात्रा कम करना है, यात्रा का जो समय है वो कम करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, 7 चरणों में विभाजित है। और इसमें हाईवे को चौड़ा करने, यानी 4 लेन और 6 लेन नए एक्सप्रेसवे और बाईपास, बाईपास का जो निर्माण किया जा रहा है शहरों में, यानी अगर किसी शहर से होकर व्हीकल नहीं गुजरे, बाईपास से निकल जाए बाहर से, तो वो जो बाईपास का जो निर्माण हो रहा है वो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत हो रहे हैं। एक जो अहम प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, जो राजस्थान से होकर गुजर रहा है। इसकी जो कुल लंबाई है 1386 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे बड़ा 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे है। तो ये दिल्ली से मुंबई 24 घंटे में पहले यात्रा का समय लगता था, अब 12 घंटे में सफर हो रहा है। और बात 13,1386 किलोमीटर में से 376 किलोमीटर सिर्फ राजस्थान में है। नेशनल सड़क परियोजना का निर्माण, तो NHI, जो NHI के बारे में जैसा कि आपने सुना होगा कि नेशनल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, तो ये भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक स्वायत्त एजेंसी है। और 1988 में भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत इसको स्थापित किया गया, और 1995 में सक्रिय रूप से कार्य कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जनवरी 2024 में मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़
ने कौन से क्षेत्र में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये है तनाव प्रबंधन के लिए। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने जन समूह को तनाव प्रबंधन का पाठ पढ़ाकर दुनिया में पहली बार तनाव प्रबंधन से संबंधित गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मेवाड़ का इतिहास गुहिल वंश से जुड़ा हुआ है, जिसे राजस्थान के सबसे प्राचीन शासकों में से एक माना जाता है। इस वंश की स्थापना गुहिलादित्य ने 569 ईस्वी में की थी, और गुहिल वंश के शासकों ने चित्तौड़ और उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। और इसी वंश की शाखा से आगे चलकर सिसोदिया वंश निकला, जिसने मेवाड़ पर शासन किया। तो गुहिल वंश को एक बार पढ़ लेना अच्छा है, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चंस बनते हैं कि गुहिल वंश से सिसोदिया वंश की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसको जानते हैं कि बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में अरबों और प्रतिहारों से लड़कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। इसके बाद गुहिल शासक चित्तौड़गढ़ से मेवाड़ पर शासन करने लगे। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और इसे जीत लिया। इस हमले में मेवाड़ के तत्कालीन शासक रावल रतन सिंह मारे गए और उनकी पत्नी रानी पद्मिनी और अन्य राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया। इसके बाद गुहिल वंश के कुछ बचे हुए जो सदस्य थे वो जंगलों और पहाड़ों में चले गए, और जो रावल रतन सिंह के जो वंशज थे, राणा हमीर सिंह, जो जिनका जो काल 1326 से है, ने संघर्ष कर चित्तौड़ वापस जीत लिया। अब हमीर सिंह के जो वंशज थे, वंश राणा रायमल के पुत्र राणा सिसोदिया ने जो राणा सिसोदिया थे वो गांव में रहे, और यहीं से सिसोदिया का नाम पड़ा। यानी जो रायमल के जो राणा हमीर का जो वंशज था राणा रायमल, तो उनका एक बेटे थे राणा सिसोद, तो वो गांव में रहे, तो इस वजह से, और वहीं से वंश चलाया, तो इस वजह से उसका जो नाम था वंश का वो सिसोदिया नाम पड़ा। इसके बाद गुहिल वंश की इस शाखा को सिसोदिया वंश कहा जाने लगा। अब गुहिल वंश की कई शाखाएं बनी, जिनमें प्रमुख है सिसोदिया वंश, जो मेवाड़, चित्तौड़ और उदयपुर में सबसे प्रमुख है। इसके बाद में शक्ति वंश, जो डूंगरपुर में एक अलग शाखा रही। फिर झाला वंश, जो गुहिल शासन राजवंश से निकला और एक वंश है। फिर इसके अलावा एक राणा वंश है, जो बांसवाड़ा गुहिलों की एक अन्य शाखा है। सिसोदिया के प्रमुख 4 शासक रहे मोस्टली, जिसमें राणा हमीर सिंह है, और महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप। इनके युद्धों के बारे में है कि महाराणा हमीर ने चित्तौड़ को दिल्ली संतुलन से मुक्त कराया। फिर उसके बाद महाराणा कुंभा आए, 1433 से 1468 तक रहे। फिर उन्होंने कुंभलगढ़ और विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। महाराणा सांगा है, महाराणा कुंभा को सबसे ज़्यादा जो है किले बनवाने का श्रेय राजस्थान में जाता है। और जो महाराणा सांगा है, ये 1508 से 1528 तक रहे, और इन्होंने खानवा का युद्ध किया 1527 में। महाराणा प्रताप है, जो इन लोगों के जो ये रहे 1572 से 1591 तक, और हल्दी घाटी का जो युद्ध है 1576 का युद्ध वो रहा। ये इन्होंने अपनी राजधानी चामुंड बनाई थी। और मेवाड़ की राजधानियों की बात करें तो सबसे पहले 8वीं से 10वीं शताब्दी तक जो बप्पा रावल के समय राजधानी नागदा थी। फिर रावल अल्लट आए, उन्होंने 10वीं शताब्दी में नागदा से चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। और फिर उसके बाद में 1569 के आसपास महाराणा उदय सिंह ने द्वितीय द्वारा बसाई गई। नेक्स्ट है कि विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान श्री गंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस ऐप के लिए सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया? तो ये है इलेक्शन बड़ी। तो ये है अंशदीप सिंह। और राजस्थान पुलिस के जो आईजी विकास कुमार सिंह को भी ये पुरस्कार मिला, जिन्होंने चुनाव के दौरान अवैध मादक पदार्थ में नकदी जब्त करने का अभियान चलाया। तो ये है आईजी विकास कुमार सिंह। नेक्स्ट है 25 से 28 जनवरी 2024 को आयोजित सांबर उत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो ये डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया, जो पर्यटन मंत्री भी हैं। ये जो इस उत्सव में पर्यटकों के लिए ट्रेन से बर्ड वाचिंग, साल्ट लेक विजिट और नमक निकालने की प्रक्रिया को देखने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और सांबर झील राजस्थान के जयपुर, नागौर और अजमेर जिलों में फैली हुई है।
यह झील अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है और इसका विस्तार लगभग 190 से 230 वर्ग किलोमीटर तक फैला होता है। मौसम के अनुसार इसका जो एरिया है वो बदल जाता है। यहाँ मेंढा नदी, मेंढा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला की नदियों का इसमें पानी आता है। सांबर झील की बात करें तो 1990 में रामसर साइट के रूप में इसको मान्यता मिली। मान्यता कब मिली? 1990 में इसको वेटलैंड साइट के रूप में मान्यता मिली। और सांबर कन्वेंशन एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देती है। इसे 1971 में ईरान के रामसर शहर से अपनाया गया था। ये झील है महाभारत काल से जुड़ी हुई मानी जाती है। मान्यता के अनुसार देवयानी सरोवर यहाँ जो है वो राजा ययाति की पुत्री देवयानी का निवास स्थान था और देवयानी को तीर्थों की नानी भी कहते हैं। यहाँ पर असुर गुरु गुरु शुक्राचार्य के पुत्र कच्छ की कथाएं प्रचलित है और 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चौहान वंश का प्रभुत्व बढ़ा और राजधानी सांबर को बनाया। तो ये सांबर जो है चौहानों की राजधानी भी रही है। तो पृथ्वीराज चौहान उस समय के थे। चौहान राजाओं में वासुदेव चौहान को सांबर का संस्थापक माना जाता है और चौहान सांबर पर चौहान वंश का नियंत्रण 1192 ईस्वी तक रहा। ये इसलिए रहा क्योंकि 1991 में सबसे पहले तराइन की पहली लड़ाई हुई थी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घुरी के बीच हुई थी। 1992 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई जिसमें मोहम्मद घोरी जीत गया और चौहान साम्राज्य का अंत हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2024 में सरिस्का की बाघंटी ST2 का निधन हो गया, जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो ST2 को राजमाता के नाम से जाना जाता था। देश का देश का पहला बाघ ट्रांसफर रणथंभौर के सरिस्का में किया गया। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। सरिस्का से संबंधित कुछ जानकारी जो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे कि देश का जो पहला बाघ ट्रांसफर हुआ वो रणथंभौर से सरिस्का में किया गया है। यानी रणथंभौर, अगर बाघ ट्रांसफर करने की बात करें देश में पहला, तो रणथंभौर यानी सवाई माधोपुर से सरिस्का अलवर में किया गया। 2004 में सरिस्का से बाघों के विलुप्त होने के बाद 4 जुलाई 2008 को रणथंभौर से 2 वर्षीय बाघिन ST2 और एक बाघ को यहाँ स्थानांतरित किया गया। 19 वर्ष की आयु में ST2 का जनवरी 2024 में निधन हो गया और उसकी पूंछ में घाव के कारण उसे एक बड़े बाड़े में रखा गया था जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बाघों की सामान्य आयु लगभग 14 से 15 वर्ष होती है, लेकिन ST2 19 वर्ष तक जीवित रही। वर्तमान में सरिस्का में 30 बाघ हैं और लगभग 25 बाघ ST2 की संतति है। यानी 30 बाघ सरिस्का में है, 30 में से 25 बाघ हैं वो ST2 की संतान है। राजस्थान सरकार ने उसके सम्मान में राजमाता का दर्जा दिया और सरिस्का में उसकी प्रतिमा स्थापित की जा रही है। यानी राजमाता की जो प्रतिमा है वो सरिस्का बाग में लगाई गई है। पूछा जाए कि सरिस्का में किस टाइगर की प्रतिमा लगाई गई है या किस बाघिन की प्रतिमा लगाई गई है, तो वह है राजमाता ST2 कह सकते हैं, राजमाता कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का पॉइंट है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व को देख लेते हैं, रिजर्व देख लेते हैं जो अलवर में है। 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में और 1978 में फिर ये टाइगर प्रोजेक्ट के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसका क्षेत्रफल 8,881 किलोमीटर है और इसमें बाघों की संख्या 2024 के आंकड़ों के अनुसार 42 है। और इसके अलावा यहाँ एक सरिस्का पैलेस है, पांडुपोल मंदिर है, भर्तृका मंदिर है और नीलकंठ महादेव मंदिर है। टाइगर रिजर्व एक रणथंभौर टाइगर रिजर्व है जो सवाई माधोपुर में है। इसकी स्थापना 1955 में हुई और सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी के नाम से घोषित किया गया था और इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 1973 में और 1980 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। इसका जो क्षेत्रफल है वो 1133 किलोमीटर है जिसमें कोर और बफर जोन शामिल है। ये भारत के सबसे प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व में से एक है। यहाँ खुले जंगलों में बाघ देखे जा सकते हैं। ये बनास और चंबल नदियों के बीच में है और इसके मुख्य आकर्षण की बात करें तो यहाँ रणथंभौर किला है, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, एक पद्म तालाब है और मलिक तालाब है। यहाँ बाघों की संख्या 2023 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार 80 बाघ थे यहाँ पे। और यहाँ जो T16 थी मछली
बाघिन रणथंभौर की सबसे प्रसिद्ध बाघिन जिसे रणथंभौर की रानी कहा जाता है। जैसे राजमाता थी एसटी सरिस्का की राजमाता थी ST2, वैसे ही रणथंभौर की जो महारानी है, रणथंभौर की रानी जिसको कहा जाता है, वो T16 है मछली जिसको कहा जाता है। ये 20 वर्ष तक जीवित रही और 2016 में इसकी मौत हुई। इसके अलावा एक टाइगर रिजर्व और है जो अभी हाल ही में घोषित किया गया है, हिल्स टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है जो कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़ जिले में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1955 में दर्रा अभयारण्य के रूप में हुई और 2013 में इसको मुकुंदरा टाइगर हिल्स के लिए घोषित किया गया। इसका मुख्य आकर्षण चंबल नदी और दर्रा अभयारण्य है। यहाँ बाघों की संख्या 3-4 है 2023 के आंकड़ों के अनुसार, और 759.99 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर। और ये मुकंदरा पर्वतमाला में स्थित है और चंबल नदी इस रिजर्व से होकर गुजरती है। ये राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व। एक नया और बना है रामगढ़ विस्तारी, तो ये गलियारा है इसका, इसमें रामगढ़ विस्तारी ये इसका गलियारा है एक तरीके से। रणथंभौर इसका रणथंभौर का और मुकंदरा हिल्स का। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व की प्रक्रिया में ये रणथंभौर से जुड़े भागों के लिए एक महत्वपूर्ण गलियारा है। ये कॉरिडोर है रणथंभौर का, और ये जो मुकंदरा हिल्स है इसका ये कॉरिडोर है, ये गलियारे के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। ये चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां जो है इस क्षेत्र से होकर गुजरती है। इसको 2021 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन से जिलों को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के तहत लाभ प्राप्त होता है? तो ये 12 है। 12 जिले को प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के तहत लाभ प्राप्त होता है। तो 12 के अंदर शाहबाद और किशनगढ़ तहसील है जिसको जनमन के तहत लाभ प्राप्त होता है। जनमन क्या है? तो इसके तहत शहरी बहुल 12 जिले को लाभ मिला है, जहां 38 बसावटों को ऑल वेदर पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत 2023-24, 25-26 तक 24,104 करोड़ का बजट आवंटित किया गया। यानी जो प्रधानमंत्री जनमन योजना है, ऑल वेदर पक्की सड़कें यहाँ बनाई जा रही है इसके तहत। ये प्रधानमंत्री जनमन है, इसकी जो ये लॉन्च हुई है 15 नवंबर 2023 को लॉन्च किया गया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर इसको लॉन्च किया गया था। जनजातीय गौरव दिवस, यानी जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर 2023 को। किसकी याद में मनाया जाता है? भगवान बिरसा मुंडा जो झारखंड के। यह योजना अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना DAPST के तहत चलाई गई है, जिसका उद्देश्य है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के सामाजिक आर्थिक विकास को गति देना है। इस योजना की शुरुआत 2017-18 में हुई। जनजातीय विकास कार्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा चलाई गई है। अब PVGT यानी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की स्थिति, तो ये आपने यहाँ पढ़ा PVGT कि जिसका ये जो है ना अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत चलाया जा रही है, जिसका उद्देश्य PVTG यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के आर्थिक विकास को गति देना है। तो ये PVTG क्या है? तो PVTG है कि पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिसमें समूह की बात करें तो 75 सम ग्रुप हैं देश भर में, और कुल अनुसूचित जनजातियां 705 हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। और जो PVTG है, राज्यों की संख्या है 18 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार जिसमें शामिल है। राजस्थान में शहरिया जनजाति को PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यानी बात करें कि PVTG जो पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल्स ग्रुप्स है उसमें किसको वर्गीकृत किया गया, तो शहरिया जनजाति को, जो मुख्य रूप से बारां, कोटा और सवाई माधोपुर और झालावाड़ में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले महावीर प्रसाद सैनी का संबंध किस जिले से है? तो ये सूरतगढ़ के श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के रहने वाले हैं। महावीर प्रसाद सैनी को पैरा एथलेटिक्स श्रेणी में 9 जनवरी 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में पुरस्कार से
नवाजा गया, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत का एक उत्कृष्ट उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के द्रोणाचार्य पुरस्कार से भारत सरकार जो उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों जो उत्कृष्ट खेल के जो ट्रेनर हैं उनको सम्मानित किया जाता है। और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इस पुरस्कार का नाम महाभारत के जो महान गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कौरवों और पांडवों को युद्ध कौशल सिखाया था। पुरस्कार में कांस्य प्रतिमा होती है, प्रमाण पत्र और नगद राशि शामिल होती है। 1985 में पहले इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता जो है पहला जो गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो 1985 में जब इसकी शुरुआत हुई थी। भालचंद भास्कर भागवत को मिला कुश्ती में, और ओम प्रकाश भारद्वाज को मुक्केबाजी में, ओ एम नाम्बियार को एथलेटिक्स में पहली बार पुरस्कार मिला। वर्ष 2024 में पुरस्कार प्राप्त करने वाले साल 2024 में इन लोगों को पुरस्कार दिया गया, जिसमें ललित कुमार कुश्ती के लिए, रामचंद्रन रमेश शतरंज के लिए, महावीर प्रसाद सैनी को एथलेटिक्स के लिए, और शिवेंद्र सिंह को हॉकी के लिए, और गणेश प्रभाकर देवरुखरकर मल मलखम, और जसकीरत सिंह देवाल को गोल्फ के लिए, भास्करन ई के कबड्डी के लिए, और जयंत कुमार उसीलाल को टेबल टेनिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2024 में राजस्थान की नवनिर्वाचित भजनलाल शर्मा सरकार ने पूर्व में संचालित इंदिरा गांधी रसोई योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो इसका नाम बदलकर किया गया श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। इस योजना के तहत प्रति प्लेट खाने का वजन 450 ग्राम से बढ़ाकर 600 ग्राम कर दिया गया, और मूल्य उसका 8 रुपये ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 से 23 जनवरी 2024 को राजस्थान में किसान मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो जोगनेर में किसान मेले का आयोजन किया गया। किसान मेला श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोगनेर में आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 100 कृषि प्रदर्शनियां लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड ने वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि के तहत राजस्थान सरकार को कितने रुपए की स्वीकृति प्रदान की? तो यह है 1997.7 करोड़ रुपए। तो नाबार्ड जो है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट भारत सरकार की एक शीर्ष वित्तीय संस्था है, जो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण और योजनाओं की देखरेख करती है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। नाबार्ड ने राजस्थान सरकार को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, सड़कों के निर्माण और पशु चिकित्सालय के लिए 1974.7 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। नाबार्ड क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसको समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ये कृषि अवसंरचना कोष, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 9 अगस्त 2024 को शुरू कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों को कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। डेयरी उद्यमिता विकास योजना, इसकी जो नाबार्ड द्वारा जो प्रमुख योजनाएं चलाई जा रही है उन योजनाओं को एक वन लाइनर में खटाखट पढ़ लेते हैं। ये कृषि अवसंरचना कोष एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 9 अगस्त 2020 को शुरू हुई। इसमें कृषि क्षेत्रों से जुड़े उद्यमियों को कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा एक डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम है, यानी डेयरी उद्यमिता विकास योजना, इसके द्वारा चलाई जा रही है। 2010-11 में इसको शुरू किया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना और दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो 1998 में शुरू की गई, और इसका उद्देश्य किसानों को कम ब्याज में ऋण उपलब्ध कराना है, और इससे जो साहूकार जो प्रणाली है, जो सिस्टम है सूद को, उनके शोषण से बचाना है। और एक योजना है सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम, इसकी शुरुआत 1992 में हुई, और ये कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने और महिलाओं को, कमजोर वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया। इसके अलावा एक योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY, इसकी जो शुरुआत हुई है 1 जुलाई 2015 को हुई। इसका उद्देश्य हर खेत को पानी, हर बूंद बूंद को सिंचाई। ये पूछ लिया जाए कि हर खेत को पानी, बूंद बूंद से सिंचाई, ये कौन सी योजना का उद्देश्य है? तो ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, जो नाबार्ड द्वारा चलाई जा रही है।
इसके अलावा एक योजना है रूरल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसकी स्थापना 95-96 में की गई। यह नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट द्वारा संचालित एक प्रमुख योजना है, यानी नाबार्ड द्वारा संचालित योजना है। उसका जो उद्देश्य है भारत में बुनियादी ढांचे का विकास करना। नेक्स्ट है फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने जनवरी 2024 के जयपुर भ्रमण किया? यह है इमैनुअल मैक्रो। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के साथ राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। वे गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे और यानी 26 जनवरी को वो आए थे। जंतर मंतर का उन्होंने दौरा किया और इस दौरान उन्होंने औपनिवेशिक काल से जुड़े भारत भारत और फ्रांस के संबंधों की को समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको, कि भारत और फ्रांस के संबंधों की बात करते हैं तो औपनिवेशिक काल से जुड़े हुए हैं। जब फ्रांस ने भारत में पुडुचेरी, चंद्रनगर, कराईकल, माहे और यानम जैसे कुछ क्षेत्रों पर शासन किया था। 1954 में फ्रांस ने इस क्षेत्रों को भारत को सौंप दिया और 1962 में उन्हें आधिकारिक रूप से भारत में शामिल कर लिया गया। यानी कौन कौन से क्षेत्र हैं? पुडुचेरी, चंद्रनगर, कराईकल, माहे और यानम। यानी पुडुचेरी जो आज अपन देखते हैं भारत के नक्शे में जो क्षेत्र जुड़े हुए हैं, पहले इनके फ्रांस का था। फ्रांस इन पर शासन करता था, फिर फ्रांस ने 1954 में सुपुर्द कर दिया। 62 में इनको आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया। 1998 में भारत और फ्रांस ने रणनीतिक साझेदारी यानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की, जिन दोनों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और व्यापारिक संबंध मजबूत हुए। भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे थे। रक्षा सौदे की बात करें तो भारत ने जो 36 राफेल लड़ाकू विमान है वो फ्रांस से खरीदे थे और 23 सितंबर 2016 को ये समझौता हुआ था और लगभग जो ये समझौता था 59,000 करोड़ रुपए में समझौता हुआ था और भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय व्यापार $10 मिलियन से अधिक का है। फ्रांस और भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संयुक्त सैनिक अभ्यास करते हैं। ये ये है इमैनुअल मैक्रो। ये इमैनुअल मैक्रो है, प्रधानमंत्री मोदी है। ये जिन क्षेत्रों की बात करें जिन पर फ्रांस का था, ये पुडुचेरी है, ये यनम है, पुडुचेरी, कराईकल, माहे। तो ये जो पॉइंट थे ये फ्रांस के मतलब फ्रांस ने इन पर शासन किया था और बाद में ये जो क्षेत्र हैं भारत को सौंप दिए गए 1954 में। 1962 में आधिकारिक रूप से इंडिया में शामिल किया गया इनको। नेक्स्ट है रतली जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये रतली जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। पॉइंट से डिटेल से समझेंगे इसको, योजनाओं के बारे में, कहाँ है, क्यों है, कैसे है, सारी चीज़ें। तो परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में स्थित है। चिनाब नदी पर, चिनाब नदी से याद आया, हाल ही में चिनाब ओवर ब्रिज रेलवे पुल का जो उद्घाटन किया गया है, जो देश का यानी विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। ये जो रतले विद्युत परियोजना है चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में स्थित है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है 850 मेगावाट की है और इसकी जो आधारशिला है 2010 में रखी गई। 2013 में इसका निर्माण हुआ। 2021 में भारत सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस परियोजना को फिर से शुरू किया। बीच में ये कुछ कारणों से रुक गया था। इसका जो विकास है रतलिया हाइड्रोजन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी RHPCL द्वारा किया जा रहा है और NHPC लिमिटेड जम्मू कश्मीर के स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन JKSPDC का संयुक्त उद्यम है। राजस्थान ऊर्जा विकास और IT सर्विसेज लिमिटेड के साथ 3 फरवरी 2024 को जयपुर में एक बिजली खरीद समझौता PPA संपन्न हुआ। राजस्थान ऊर्जा विकास और IT सर्विसेज लिमिटेड के साथ 3 जनवरी 2024 को जयपुर में एक बिजली खरीद समझौता हुआ। इस समझौते के तहत रतली विद्युत परियोजना से उत्पन्न बिजली की आपूर्ति 40 वर्षों तक राजस्थान को की जाएगी। यानी यहाँ से जो है राजस्थान ऊर्जा विकास है और IT सर्विसेज लिमिटेड है,
इससे राजस्थान ने समझौता किया है कि अगले जो 40 वर्षों तक जो उत्पादन होगा, बिजली उत्पादन की आपूर्ति 40 वर्षों तक राजस्थान में की जाएगी। जो परियोजना की वाणिज्यिक संचालन तिथि सीओडी से प्रभावित, यानी जब से इसमें बिजली उत्पादन का कार्य शुरू होगा तब से लेकर 40 साल तक जो विद्युत उत्पादन होगा उसकी सप्लाई राजस्थान में की जाएगी। इसके लिए 3 जनवरी 2024 को समझौता किया गया, किसके साथ? राजस्थान ऊर्जा विकास और आईटी सर्विसेज लिमिटेड के साथ। सिंधु जल संधि को समझते हैं। ये काफी विवादों में रहती है, पाकिस्तान बार बार इसके लिए विवाद की स्थिति में जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है वहां तक जाता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में विभाजन के बाद सिंधु नदी प्रणाली के जल बंटवारे को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। फिर 1948 में भारत ने पूर्वी नदियों के जल प्रवाह को अस्थायी रूप से रोक दिया, जिससे पाकिस्तान में जल संकट का सामना करना पड़ा। फिर इसके बाद 51 में विश्व बैंक ने दोनों देशों को निष्पक्ष समाधान के लिए बातचीत करने का प्रस्ताव दिया। लगभग 9 वर्षों की चर्चा के बाद 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए। इस सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों को 2 भागों में बांटा गया। सतलुज व्यास और रावी के पानी 100% उपयोग, और चेनाब, झेलम और सिंधु का जो 80% हिस्सा है पाकिस्तान को दिया गया। लेकिन भारत कुछ सीमित परियोजनाएं सिंचाई और हाइड्रो पावर चला सकता है। इस तरीके के समझौते किए गए। भारत ने जम्मू के रामबन जिले में चिनाब नदी पर बगलीहार विद्युत परियोजना बनाई है। अब इसी की बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी योजनाएं बना रखी है नदियों पर, जो सतलुज है, व्यास है, चिनाब है, झेलम है, सिंधु है। तो चिनाब नदी पर रामबन जिले में बगलीहार जल विद्युत योजना बनाई है। पाकिस्तान पाकिस्तान ने इसे संधि का उल्लंघन माना और मामला विश्व बैंक के मध्यस्थ पास गया, जिसने भारत के पक्ष में निर्णय दिया। भारत ने जम्मू कश्मीर फिर इसके बाद भारत ने जम्मू कश्मीर के बादीपुरा में किशन गंगा नीलम नदी पर 330 मेगावाट की बिजली विद्युत परियोजना का बनाई, और बारामूला में झेलम नदी पर पूरी विद्युत परियोजना, गुलमर्ग पन बिजली परियोजना, लोअर झेलम विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट है जनवरी 2024 में वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए भारत से 3 नामांकन प्रस्तुत किए गए। राजस्थान के किस शहर का प्रस्ताव शामिल है? तो ये उदयपुर का प्रस्ताव है जो इसमें शामिल है। भारत सरकार ने इंदौर, भोपाल जो मध्य प्रदेश में, उदयपुर को वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए नामांकित किया। उदयपुर शहर में पिछोला झील है, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई जैसी झीलों से घिरा हुआ है। उदयपुर को लेक सिटी भी कहा जाता है। राजस्थान में 2 प्रमुख वेटलैंड साइट है फिलहाल, और एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जो भरतपुर में है, और जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है 1985 में। इससे पहले इसको वेटलैंड साइट घोषित किया गया था 1981 में। यानी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में वेटलैंड घोषित किया गया, और वर्ल्ड सिटी इसको हेरिटेज वर्ल्ड सिटी शामिल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया 1985 में। इसके अलावा सांबर झील है जो वेटलैंड सिटी इसको घोषित किया गया 1990 में। नेक्स्ट है हाल ही में जनवरी 2024 में किस राज्य ने संशोधित पीकेसी ईआरसीपी लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जल शक्ति मंत्रालय के साथ समझौते हस्ताक्षर किए हैं? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर ईआरसीपी योजना को लेकर काफी डिस्प्यूट था। जो पिछली सरकार कांग्रेस थी वो इस बार का बार बार मुद्दा उठाती रही और वो सोल्यूशन हो ही नहीं पाया। जब इस बार बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो बीजेपी गवर्नमेंट ने तोड़ जोड़ की राजनीति करके, क्योंकि सेंट्रल में भी है, इधर एमपी में भी बीजेपी गवर्नमेंट है और राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट है, तो इस तरीके से एक तो जोड़ तोड़ और की राजनीति के तहत राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकारों ने पार्वती, कालीसिंध, चंबल और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी यानी पूर्वी राजस्थान यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना राजस्थान के 13 जिलों में जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। 2018 में पहली बार केंद्र सरकार द्वारा यह लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सदा तनसिक संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान में भारत और किस देश के बीच मध्य शुरू हुआ? तो ये सऊदी अरब है, यूएई,
के बीच कौन सा अभ्यास हुआ, संयुक्त अभ्यास, तो ये सदातंशी। तो भारत और सऊदी अरब का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास सदातंशिक राजस्थान के बीकानेर जिले के महाजन में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के चार्टर सैन्य अभियानों का अभ्यास करना है। इसके अलावा भारत और सऊदी अरब ने अल मोहम्मद अल हिंदी नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी आयोजित किया, तो दोनों देशों के बीच से रक्षा सहयोग को मजबूत करता है। नेक्स्ट है, उस पेमेंट बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में जनवरी 2024 में ग्रामीण राजस्थान के वित्तीय परिदृश्य को बदलने के लिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ समझौता किया। तो यह है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ समझौता किया है। ग्रामीण राजस्थान के वित्तीय परिदृश्य को देखते हुए ऐसा किया है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है आईपीपीबी और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने ग्रामीण राजस्थान में वित्तीय सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए समझौता किया है। डाक विभाग द्वारा संचालित आईपीपीबी भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के निर्देशन के तहत स्थापित किया गया। यानी ये जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, डाक विभाग द्वारा संचालित किया जाता है, जो आरबीआई और वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देश पर स्थापित किया गया है। राजस्थान इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 को हुई। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और ये संचार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यानी ये विभाग की बात करें, पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो ये डाक विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। मंत्रालय की बात करें तो ये संचार मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसकी स्थापना किसके निर्देशों पर हुई, तो आरबीआई और वित्त मंत्रालय के दिशा निर्देशों पर इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 को हुई। इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया, तो ये बीकानेर में आयोजित होता है। यह अनोखा रंगीन उत्सव है। ऊँटों की जो महत्ता और उनकी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। यह उत्सव खास तौर पर बीकानेर की प्रसिद्ध ऊँट पालन परंपरा को सम्मान देने के लिए आयोजित किया जाता है। बीकानेर में ऊँट राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, जो उष्ट्र राष्ट्रीय नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमिल, ये कहाँ है, बीकानेर में है। इसकी स्थापना जो आईसीआर द्वारा की गई वो है 1984 में की गई। 1984 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसकी स्थापना की गई, आईसीएआर, यानी इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा 1984 में नेशनल ऊँट राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। ऊँट को 2014 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। ऊँट को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया, 2014 में। ऊँट महोत्सव हर साल जनवरी महीने में आमतौर पर दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। साल 2014 में 13-14 जनवरी को मनाया गया और 2015 में ये 11 और 12 जनवरी को 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2024 में घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो दिव्य कीर्ति सिंह पहली भारतीय महिला बनी है। घुड़सवारी खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला भारतीय महिला बनी है दिव्य कीर्ति सिंह। द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में इनको सम्मानित किया गया और एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी है। दिव्य कीर्ति जो है एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी है और वे राजस्थान के नागौर जिले की रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का 58वां सम्मेलन आयोजित हुआ, तो यह है जयपुर में आयोजित हुआ और इसमें जो कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है आरआईसी और उसमें जयपुर में महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के 58वें संघ का उद्घाटन किया। इसमें 500 से अधिक पुलिसकर्मी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने राज्य की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को किस केंद्रीय योजना के साथ विलय करने को मंजूरी मांगी गई है, तो आयुष्मान भारत के साथ विलय करने की मंजूरी मांगी गई है। इस योजना के तहत निजी और सरकारी अस्पतालों में 25 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आयुष्मान भारत कार्यक्रम की बात करें तो इसकी शुरुआत 23 सितंबर 2018 में की गई और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की शुरुआत 1 मई 2021 में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने भारत में कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा? इनमें से कौन सा स्थल राजस्थान कौन सा स्थल, कितने स्थल शामिल नहीं है? हाल ही में, इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। राजस्थान में हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य में कितनी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों में शामिल विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा? इनमें से कौन, कितने प्रस्ताव भेजे, कितने स्थलों को शामिल करने के लिए रामसर में प्रस्ताव भेजे? जो 5 जो स्थल हैं उनको शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजे थे। इसमें जोधपुर में खींचन पक्षी अभ्यारण्य है, जयपुर में चंदलाई है, कोटा के कनपास पक्षी विहार है, बीकानेर में लूणकरण सरोवर और उदयपुर में मैनार झील को रामसर स्थल का रूप में प्रस्तावित किया गया है। पहले से बात करें तो कैला देवी राष्ट्रीय उद्यान 1981 में और सांबर झील को 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया है। और नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में महाजन राजस्थान में भारत और यूएई के मध्य कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास घोषित किया गया? तो डेजर्ट साइक्लोन है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास का पहला संस्करण 2 से 15 जनवरी 2024 तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर जैसलमेर में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन और यूएई के जायद फर्स्ट ब्रिगेड के सैनिक शामिल हुए। 1980 के दशक में भारतीय सेना द्वारा स्थापित किया गया था, जो लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये फील्ड फायरिंग रेंज की बात कर रहे हैं। जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है, ये 1980 के दशक में भारतीय सेना द्वारा स्थापित किया गया था, जो लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2024 में किस कंपनी ने 18.6 करोड़ रुपए में एक विशेष प्रयोजन वाहन एसपीवी बीकानेर थर्ड नीमराना सेकेंड ट्रांसमिशन लिमिटेड में हिस्सेदारी हासिल की है? तो ये है टाटा पावर। इस परियोजना के तहत 340 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन, बिजली की तारों की लाइन बनाई जाएगी। इस परियोजना के तहत क्या होगा? 340 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी, यानी बिजली के तारों की लाइन बनाई जाएगी, जो बीकानेर थर्ड पूलिंग स्टेशन से नीमराना सेकंड सब स्टेशन तक जाएगी। यह ट्रांसमिशन लाइन राजस्थान के विभिन्न शहरों में बिजली सप्लाई में सुधार करेगी। इस ट्रांसमिशन लाइन के जरिए 7700 मेगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकेगा। और इस परियोजना की अनुमानित लागत है वो 1544 करोड़ है। इसे 2025 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, 2025 तक। तो ये है दोस्तों, तो फ्रेंड्स, ये है 2024 के जनवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनको डिटेल के साथ डिस्कस किया। अब जो आगे जो फरवरी महीने का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, वो करीब 5 दिन बाद, इसको आज से 5 दिन बाद उसको अपलोड किया जाएगा। तो नेक्स्ट अपडेट के लिए आप बेल आइकन प्रेस करें। कंटेंट अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।